नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज बात जिस तरीके से बदलाव को लेकर की जा रही है, क्योंकि लगातार जीत के रथ पर सवार होने के बाद बीजेपी ने अब प्रदेश में समय से पहले विधानसभा चुनावों के कराने के संकेत दिए हैं। दरअसल निगम चुनाव, जींद उपचुनाव और फिर जिस तरीके से बजट में हर वर्ग को साध कर बीजेपी ने विरोधियों को धराशायी कर दिया, उसके बाद अब सवाल यह है कि क्या चुनाव के लिए अलग तरीके से तैयारी करने की कोशिश भी है। तो बीजेपी की जींद उपचुनाव में जीत के बाद अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों के होने के जो सीधे सीधे बात है उसकी कुछ संकेत वहां से मिले। लेकिन इनेलो ने भी समय से पहले विधानसभा चुनाव होने का स्वागत किया है। हालांकि चुनावों के समय को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर कल होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मोहर लग जाएगी और ये जो चर्चाएं हैं, जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि आखिर कब होने हैं चुनाव, इसको लेकर स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जरा रिपोर्ट देखिए आप। पिछले कुछ दिनों से लेकर कल तक की इन 3 तस्वीरों ने बीजेपी नेताओं में जोश भर दिया है। पहले 5 निगमों के मेयर चुनाव में जीत का पंच, उसके बाद जींद विधानसभा की सीट पर पहली बार कब्जा और फिर अंतरिम बजट में हर वर्ग को छप्पड़-फाड़ सौगात। एक के बाद एक इन 3 सियासी सिक्सर से बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक आत्मविश्वास और जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रदेश में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव के संकेत दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने 27 फरवरी से विधानसभा भंग किए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो ना तो इस खबर को सही बता रहे हैं और ना ही गलत। चुनावों में मिली जीत और फिर मोदी सरकार के छप्पड़-फाड़ बजट के बाद बीजेपी नेताओं को भी लगता है कि अब आगे की राह आसान होने वाली है। तो बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट है कि जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 4.25 साल पहले इस देश के अंदर बनी थी और 4.5 साल पहले हरियाणा में हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, इन दोनों ही सरकारों ने आम जन के कल्याण के लिए, पूरे हरियाणा और देश के विकास के लिए जिस प्रकार के काम किए, उसके कारण से आम जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार और लगाव बढ़ा है। बीजेपी के नेताओं के आत्मविश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी चुनाव लड़ने से किनारा करने वाले बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक और धर्मवीर सिंह भी एक बार फिर से लोकसभा के रण में उतरने के लिए ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ और मैंने कभी लोकसभा के बारे में ये नहीं कहा। ऐसा कहा जाता है, लोग प्रचार करते हैं विरोधी कि उनका सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, ये कर दो तो विधानसभा लड़ेगा। मैंने कहा सोनीपत से लोकसभा लड़ना है, वो बात की। अब भी मैं प्रधान जी से बात कर रहा था, अपना लक्ष्य है और मेरे जितना क्षेत्र में विकास हुआ है, 7 नेशनल हाई हो, रेलवे कोच फैक्ट्री हो, मतलब इतना विकास किया अगर मैं गिनाऊं। अब आप लोकसभा का चुनाव लड़के मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, विधानसभा लड़ेंगे? अब तो जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उस पार्टी की बात को प्रमुखता से लेते हुए जो भी फैसला पार्टी करेगी उसको निभाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अगर लोकसभा कहेंगे तो भी। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने के संकेत मिलते ही अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया भी सामने आए और बोले कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और रविवार 3 फरवरी को होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला भी लिया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं और देखिए मेरे तो 9 के 9 एमएलए बीजेपी के हैं। अब मैं कोई कह दूं उनमें से 2 तो इस तरफ की बात कर रहे हो, 2 उस तरफ की बात कर रहे हो, तो मेरे 9 का तो एक मुकदमा छिड़ गया। तो एक निश्चित
ऊपर की भी नीचे की भी कई एजेंसियां हैं, पार्टी की अपनी एजेंसी है, तो सारा कुछ संकेत मिलने के बाद फैसला करेंगे। विधानसभा चुनावों के जल्द होने के संकेत मिलने के बाद केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि इनेलो के नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है। मेवात से इनेलो के विधायक नसीम अहमद ने कहा कि इनेलो चुनाव के लिए तैयार है, सरकार का जब मन करे वो तब चुनाव करा सकती है। वैसे इनेलो के नेता भले ही विधानसभा चुनावों के जल्द होने के फैसले का स्वागत कर रहे हों, लेकिन जींद उपचुनाव में 5वें नंबर पर पिछड़ने और पिछले कुछ महीनों से पारिवारिक सियासत में उलझने के कारण वो चुनावों के लिए कितने तैयार हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर विधानसभा चुनावों के समय से पहले होने का फैसला लिया जाता है तो कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कांग्रेस में पहले से ही अलग अलग गुटों में कोड वॉर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई भी कह चुके हैं कि जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में अगर समय से पहले विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के लिए चुनावों में जाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। विधानसभा चुनावों के समय पर लगाए जा रहे कयासों पर कल होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद लगाम लग जाएगी, लेकिन ऐसा होने की स्थिति में प्रदेश की जनता का मूड क्या कहता है, ये देखना सबसे अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हैं। दरअसल विधानसभा भंग किए जाने की बात भी है। 27 फरवरी के बाद ये ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद विधानसभा भंग कर दी जाए और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं वो सिरे पर तस्वीर देखने उसको मिले। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं क्या उसको लेकर तैयार हैं, और यदि जल्द में हाल फिलहाल में यदि चुनाव करवा दिए जाते हैं तो क्या इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी जो मानकर चल रही है, क्या उसको असल मायने में मिल पाएगा? बहुत सारी चीजें हैं, जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सभी खास मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कार्यक्रम में प्रदीप नरोला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण चंद्र वशिष्ठ जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खजान सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, और साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन हम आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि बहुत सारी चीजें और तस्वीरें यहां नजर आ रही हैं। इससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बहुत कुछ दिखाया और ये दिखाने की कोशिश भी की कि आखिर इस जल्द होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मायने क्या हैं। लेकिन जरा सबसे पहले जरा सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से जरा ये भी समझ लेते हैं कि यदि ऐसा होता है, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से समझते हैं। प्रवीण जी, यदि ऐसा होता है, कितनी तैयार भारतीय जनता पार्टी है, और क्या ऐसी, सबसे पहले तो सवाल यही कि तैयारी क्या वाकई में ऐसी की जा रही है कि पहले लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा लिए जाए? क्या ऐसी चर्चाएं हैं? देखिए, चर्चाएं जहां तक सुनने में आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से ही पता लग रहा है कि विधानसभा भंग की जा सकती है, चुनाव पहले हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते से बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो अभी समय के हिसाब से काफ़ी समय है उसके अंदर। लोकसभा से पहले, लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात है, चुनाव के लिए तैयार है या नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव संगठन के प्रति समर्पित है, संकल्प के साथ, पूरी अपनी तैयारी के साथ रहता है। और तो मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो इससे उन्होंने संकेत तो दिए हैं और इनकार भी नहीं किया है। इसका मतलब क्या माना चाहिए? देखिए, ये क्या होता है कि कोई सवाल अगर पूछा जाता है तो उसके बारे में अपनी संभावनाएं बताई जाती हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना संभावनाएं बताई हैं, लेकिन जो पूरा निर्णय है, चुनाव आयोग जो पूरा माहौल देखेगा, जिस हिसाब से देखेगा, उसके हिसाब से हर पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी अपना एक प्रपोजल देगी। भाई इस तरीके से वो मानना ना मानना चुनाव आयोग के ऊपर डर है, हिचक रहे हैं आप? नहीं, कोई डर नहीं है। आप देखिए, चुनाव आयोग जो है, ये कार्य पूरा चुनाव प्रणाली लोकतंत्र प्रक्रिया के अंदर चुनाव आयोग के पास होती है। उस कब चुनाव करवाने नहीं करवाने, ये चुनाव आयोग का फैसला होता है। प्रपोजल्स किसी भी तरीके के दिए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से, और प्रपोजल कुछ सरकार के द्वारा देने की तैयारी है? नहीं, वो निर्णय तो देखो अब शीर्ष नेतृत्व करेगा। वो मेरी कैपेसिटी का प्रश्न का जवाब, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, कल कोर कमेटी की बैठक है, उसके अंदर मुख्य एजेंडा क्या है? कुछ यही है जिसको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं?
देखिए, कोर कमेटी की बैठक जो है मुख्यतः इस विषय के लिए नहीं है। हो सकता है ये भी उसका एक हिस्सा हो, लेकिन पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य हरियाणा के विषय के बारे में। तो खंडन कर दीजिए, क्योंकि सभी जगह ये चर्चा चल रही है कि कल की जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें महत्वपूर्ण विषय यही है कि आखिर तारीख कब होंगी, विधानसभा के साथ क्या लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा विषय वही नहीं है। और भी कई मसले रहते हैं, विषय रहते हैं पूरे प्रदेश के बारे में। अभी जिस प्रकार से बजट की भी घोषणा की गई है उसके ऊपर भी मंथन हो सकता है, आगे की कुछ योजनाओं के बारे में कार्रवाई। तो ये कोर कमेटी की बैठक एक उस विषय को लेकर नहीं हो सकती। हाँ, वो विषय भी आ सकता है। चलिए, जींद उपचुनाव के अंदर जो जीत हुई है और इससे पहले जो 5 निगम के चुनाव हुए, दोनों को आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त माहौल है, और यदि इस गर्म समय में हथौड़ा मार दिया जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ होगा? देखिए, इस प्रकार की बातें आप कह सकते हैं, ये आपका मत हो सकता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो पहले दिन से, जब से 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई और प्रदेश में जब हमारी 4.5 साल हरियाणा का जो उपचुनाव हुआ उसमें तो जीत दर्ज हुई, लेकिन राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव हुआ रामगढ़ का, वहां पर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यदि हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे चर्चा चल रही है, जैसे कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, तो बेनिफिट आपको मिलेगा, कहीं लग रहा है, कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, अगर हमने जनता के विकास का, सबका साथ सबका विकास लेके संकल्प के साथ कार्य किया है, जनता के पास संदेश गया है, तो निश्चित रूप से हमें बेनिफिट मिलना है। और देखो, ये तो कोई भी पार्टी होती है अपनी राजनीति के करती है संगठन के अंदर, देश में, प्रदेश में, लेकिन जहां तक सरकार की बात होती है, हमारी सरकार जब से 2014 से देश में और प्रदेश के अंदर 4.5 साल से एक एक दिन जो है हमने जनता, गरीब आदमी के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया है, तो ये संदेश जनता तक गया, उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। ठीक है, विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराने को लेकर एक और पार्टी भी है जो ये सहमति जता रही है कि यदि ऐसा होता है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं इसके लिए। इंडियन नेशनल लोकदल सुखबीर जी मान रहे हैं कि अब हाल ही में जींद उपचुनाव हुआ और जो रैंकिंग आपकी आई है उस आधार पर यदि आप देखें तो विधानसभा चुनाव यदि जल्दी होते हैं तो आपको लग रहा है कि इस उपचुनाव की जो तस्वीर है वो यदि हरियाणा के अंदर निकलकर सामने आती है तो नुकसान आपको होगा? शुभेंदु जी, हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है। जिस प्रकार से उपचुनाव हुआ जींद में, निसंदेह हमें शिकस्त मिली, लेकिन जींद के क्या हालात थे, किस प्रकार से ईवीएम पे उंगलियां उठी, आपके चैनल पे सारा दिन जो जिस तरह से बात चली, मिसमैच हुआ। नहीं, आपने तो शुरुआत में अभय चौटाला जी कह रहे थे कि जो हम कैंडिडेट लेकर आए हैं 25,000 वोट तो उसकी जेब में हैं, और आप ये देख रहे थे कि कितनी वोट मिली हैं। देखिए, उस जो हमारा आकलन था उस पे जो विफलता मिली उस पे हम आकलन गलत मंथन कर रहे हैं। और देखिए, हमारा, मैं पहले भी बता चुका हूं, इस चुनाव में उमेद रेडू से बढ़िया उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता। वो अलग बात है कि क्यों जनता ने कैंडिडेट, यानी कि आप सही बता रहे हैं, तो यानी कि पार्टी के साथ कुछ गड़बड़ थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों स्थानीय उम्मीदवार को, जिसने अपना सारा जीवन जींद विधानसभा क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए लगा जनता ने तो नकार दिया ना, नकार दिया, जनता ने तो नकार दिया। जो जनता ने नकारा है, जो हमें इस उपचुनाव में विफलता मिली है, उसका हम आकलन कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां हुई। वो हमारा काम, हम करेंगे उसको। नहीं, अच्छा, जहां तक विधानसभा भंग करके और चुनाव कराने की बात है, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रही बात अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी जल्दबाजी में ले गया फैसला हो और ये फिर उसके बाद आपको लगे कि ये भी कोई चूक हो गई, गलती हो गई? ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा को भंग करके शेष बचे हुए समय के लिए चुनाव कराती है, हम भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हैं। लेकिन अभी जो भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, नहीं, आप कैसे स्टैंड ले पाए? देखिए, मैं सुखबीर जी बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। जींद उपचुनाव की जो तस्वीर थी, आप ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा की जो तस्वीर होगी वो जींद से निकलकर साफ तौर पर नजर आने लगेगी। जींद की जनता ने तो बहुत कुछ दिखा दिया, तो अब आपको नहीं लग रहा कि यदि जल्दबाजी में चुनाव होते हैं और विधानसभा भंग होने के बाद यदि चुनाव किए जाते हैं तो ऐसे में आपको और भी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो हमें जो नुकसान होना था, इससे तो खराब कुछ हो नहीं सकता जो हमारी रैंकिंग आई है। ठीक है, हम इस पे मंथन कर रहे हैं और निसंदेह हम वापसी करेंगे। अब सबका पता चल गया, आपको भी, यहाँ आपने सारी रिपोर्टिंग देखी है, किन मुद्दों पे सामाजिकता किस तरह विखंडित हुई है जींद में, वो सारी चीजें देखिए। किस प्रकार से धन बल का उपयोग हुआ है, किस प्रकार सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ है, वो आपने सबने देखा है। ठीक है, और ये एक उपचुनाव था, इसमें सारे प्रदेश वहीं जींद में इकट्ठा था,
किस प्रकार से एक एक घर में अलग अलग रिश्तेदार और क्या क्या मतलब जो भी रही है दिक्कत कमियां, हम निसंदेह उनका आकलन करेंगे। नहीं तो आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। निसंदेह सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ है। ईवीएम पे भी प्रश्न चिन्ह लगा है, वहां लाठीचार्ज भी हुआ है, ये सब आपने देखा है, आपने अपने चैनल पे दिखा है। अगर कुछ नहीं होता तो क्यों लोग उबलते वहां। ठीक है, जवाब देना है प्रवीण जी। देखिए, जिस प्रकार से इन्हें लोग, मेरे साथी प्रवक्ता मित्र इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक आरोप नहीं, सच्चाई है मेरे भाई, आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इस प्रकार की ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और इसमें जनता का जो आदेश होता है ना, उसको सरमाथे लगाना चाहिए। अगर आप जनता के आदेश को अगर नहीं मान रहे तो ये आपका जनता लाठीचार्ज है। ये इसी चैनल के माध्यम से देखा सबने। अपनी विफलताओं को जनता के जो आदेश जन आदेश हुआ है उसके ऊपर मत लगाओ। जनता ने एक अच्छा निर्णय लिया है और आप अपनी विफलताओं को अगर आकलन इस तरीके से करोगे तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो धरातल का आकलन था, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। खजान सिंह जी, ठीक है, लड्डू खा रहे हैं, जबकि ठीक है, खजान सिंह जी, ठीक है, 7वें राउंड में पूरे प्रदेश ने देखा। ठीक है सुखबीर जी। खजान सिंह जी, कांग्रेस पार्टी यदि होते हैं विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ और विधानसभा भंग होने के बाद यदि जल्दबाजी में चुनाव होते हैं तो क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? और यदि ऐसा होता है तो फिलहाल की जो तस्वीर है, और ये अक्सर कहा भी जाता रहा है कि अलग अलग खेमों में जो बटी कांग्रेस है, क्या वो इस चुनाव के अंदर उतनी लीड ले पाएगी? ठीक है शुभेंदु जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव तो विधानसभा भंग करेंगे और चुनाव तो निश्चित है, क्योंकि इन्होंने 2004 में राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया करके, और ये जो है सावन का आदमी अंधा हो जाता है उसको हरा हरा नजर आता है। नहीं, एक बार सावन के अंदर आप भी हुए थे। प्लीज लिसन, आपने भी 6 महीने पहले इलेक्शन कराए थे। तो लीजिए, आप फिर रनिंग कमेंट्री देंगे तो मैं भी दूंगा आपके साथ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जींद में इन्होंने जो उपचुनाव में जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए से वोटें खरीदी, मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी सारी लगाई हुई। नहीं, वोट खरीदने का आरोप आप लगा रहे हैं। इसका मतलब जींद की जनता पैसों के बेस पे वोट देती है। इस प्रकार आप जींद की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपके पास तथ्य हैं? इस पर बिल्कुल तथ्य है। नहीं, अगर तथ्य हैं तो इस प्रकार आप जींद की जनता का अपमान कर रहे हैं। ईवीएम बदली है। अच्छा खजान सिंह जी, ये शिकायत की थी, अगर जनता का अपमान कर रहे हैं आप, मतलब जींद की जनता पैसे लेके वोट देती है। देखिए, आपकी पार्टी ने जो किया है वो सारी दुनिया ने देखा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी। आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आपका मानना ये है कि जींद की जनता ने पैसे देके वोट दिए। पार्टी ने, ये चुनाव नहीं था, ये तो आपका एक तरफा आप ये मान रहे हैं ना, आपने एक तरफ जींद की जनता ने पैसे के बेस पे लोकतंत्र की वोट दी है। आपका लोकतंत्र में विश्वास, इस प्रकार आप जींद की जनता का अपमान कर रहे हैं। कोई और बहाना ढूंढ लीजिए आप अपनी विफलता का। आपका विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की नहीं। आप एक बात बताइए, इस बहाने को छोड़ के कोई और बहाना, आप चुनाव करवा लीजिए, चुनाव करवाइए, हम तैयार हैं। कमाल है, आप एक बूथ के ऊपर जीत दर्ज नहीं करा सकी राष्ट्रीय पार्टी। जींद के अंदर एक बूथ पे नहीं जीते आप चुनाव तो करवाइए। आप एक बात बताइए ना, एक बूथ बता दीजिए, 174 बूथ थे, चुनाव आयोग उसमें से एक बूथ पे आप जीते हो तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है कि चुनाव करवाया जाए। ठीक है। और अच्छा खजान सिंह जी, खजान सिंह जी, ठीक है, मान करना, मैं अपनी आपत्ति बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, पूरी की पूरी जींद की जनता, प्रवीण जी ठीक है, हो गया, ठीक है। है। अच्छा ठीक है, एक अगर ये सुनना नहीं चाहते, मिनट खजान सिंह जी। अच्छा खजान सिंह जी, आपने एक बड़े नेता को जींद के अंदर उतारा। प्रवीण जी ठीक है, तो यदि आपने उतारा, किसी नीति के तहत उतारा, आपकी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि हम पूरे दिन रात वहां पर मेहनत कर रहे हैं, वहां पर जैसा कि कह रहे हैं प्रवीण जी, और जो हकीकत भी है, तस्वीर जो सामने आई, आप बहुत पीछे रह गए, बहुत ज्यादा पीछे रह गए। और यदि ये चर्चा ये भी हो रही थी कि शायद अगर रणदीप सुरजेवाला की जगह कोई और नेता होता तो शायद जो अंदर अंदर लॉबिंग हो रही थी, शायद उसका शिकार कोई और नहीं होता और उसको शायद ज्यादा वोट मिल जाते। शुभेंदु जी देखिए, ये एक तरफा इन्होंने जिस तरीके से चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग किया, जिस तरीके से इन्होंने वहां सारी पूरी मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने जो चुनाव को लोकतंत्र की हत्या की है, मैं ये कह सकता हूं
ये कोई ये अच्छा है चुनाव करवाए। अच्छा, पार्टी के भीतर भी कुछ हुआ? अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला से जब स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया कि पार्टी के भीतर भी कुछ हुआ, सभी का साथ आपको मिला, तो उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट जो है आलाकमान को भेज दी गई है और उसके आधार पर यह असेसमेंट किया जाएगा कि किसकी इसमें कमी थी। आपको क्या नजर आता है कि इस चुनाव के दौरान जो बाहर दिखाया गया कि सभी नेता एक साथ हैं, कौन था अंदर खाने जिसने सब कुछ बिगाड़ा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी मां है, जो गद्दारी करेगा उसको देखा जाएगा। शुभेंदु जी, बिल्कुल सबने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं सर, ये चुनाव खजान सिंह जी पार्टी की बात हो रही है जी। पार्टी एकदम मजबूत है, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूत है, पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है, पार्टी के नेता तैयार है। नहीं तो असेसमेंट किस चीज का हो रहा है? ये खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्टेटमेंट दिया कि असेसमेंट हुआ है, रिपोर्ट पेश की जाएगी ऊपर। अच्छा है, रिपोर्ट तो जानी चाहिए, जो रिपोर्ट है कार्यकर्ताओं की जिन्होंने, तो ये देखा भी तो होगा कि किसकी असेसमेंट में कहां कमी रही थी, किसने ठीक परफॉर्म नहीं किया। ये बता दिया, सोमवार को पेश हो रहे हैं हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, वो पेश होंगे चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में बताएंगे क्या धांधली के वहां पकड़ रखी है मशीनें, राहुल गांधी की व्यक्तिगत हार है। राहुल गांधी ने जो इन्होंने पूरी सोच समझ करके चुनाव लड़के कैंडिडेट भेजा था, और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की व्यक्तिगत हार है। सबूत के साथ पेश करेंगे। और मैं बताता अच्छा, हूं 2019 में जब भी चुनाव होगा विधानसभा का, 70 से 80 सीटें कांग्रेस जीतेगी 90 में से, और इनको बता देगी बीजेपी को, बीजेपी ने क्या किया, सत्यानाश किया, हाहाकार में आपके इतने बड़े नेता को इस उपचुनाव के अंदर जीतने नहीं दिया, और आप कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा सीटें जब कहां विधानसभा का लोकसभा का चुनाव होगा तब ये धांधली नहीं होगी इस तरीके की। चेहरा कौन होगा फिर? चेहरा कौन होगा फिर? देखिए 3 प्रदेश का अभी चुनाव हुआ है, इनको पता लग गया। उसके बाद कई दिनों तक जो मंथन चिंतन होता रहा वो भी सबने देखा। देखिए सब कुछ होने के बावजूद मैं ये दावे के साथ, चलिए खैर, 70 सीटों से ज्यादा कांग्रेस जीतेगी 90 में से। चुनाव आज डिक्लेयर कराओ और हम तैयार हैं, हमारे हर एक कार्यकर्ता तैयार। दलबीर जी, सब पार्टी के नेता तो तैयार हैं, ताल ठोक रहे हैं, और हालांकि आपकी पार्टी ने जो नए सिरे से जो कहा गया कि 50 दिन के लगभग जो हुए जिस पार्टी को, और उस पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये काबिल तारीफ है। और लेकिन इस चुनाव को आप किस तरीके से स्वीकार करेंगे? तैयारी को लेकर हम बात करें, असेसमेंट आपने देख लिया कि कितना जींद की जनता ने आपका सपोर्ट किया, और अगर पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होता है तो कितने कदम आप आगे रहते हैं? समेंदु जी, मुद्दा आज बहुत बड़ा है, तो मैं तो अपने साथी प्रवक्ताओं के कहूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कृपया करके मेरे बीच में कोई ना बोले। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, ताकि आप अपनी बात, सबको हम अपनी बात रख सकें अपनी, और आगे जनता के बीच में हमारा मैसेज जाए। समेंदु जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सब्स्टिट्यूट बन के आया है, हम तो बार बार एक बात आपको कह रहे थे, जींद में जब चुनाव हो रहा था, ये एक तरह से सेमीफाइनल है, और जनता प्रदेश की नहीं, जींद की जनता में जो बाई इलेक्शन आया है, सबको अपनी अपनी पोजीशन बता देगी अब जनता का मूड कैसा है। ये इसमें बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं। बाई इलेक्शन आमतौर पर सरकार के पक्ष में जाता है, बाई ऑलमोस्ट। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां 10 दिन में विकास किया, डी ग्रुप की भर्तियों का रिजल्ट निकालना, आप मानिए इस बात को, वो बिल्कुल गलत था, 100% गलत था। नहीं तो आचार संहिता में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ये जरूर उस पर प्रकाश डालना है, ताकि मैं भी हो सकता मैं भी गलत हूं। डी ग्रुप की जो रिजल्ट थे 5 दिन रोक के रिजल्ट के बाद भी आ सकते, चुनाव के बाद भी आ सकते। तो सरकार ने अपनी मशीनरी का तो भरपूर दुरुपयोग किया है। जहां तक सब्स्टिट्यूट की बात है, हमने एक बात पहले दिन ही कही थी, राज भी वही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में अगर सरकार है और ये चुनाव करा लेते हैं, देखो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बहुमत की है, ये जब चाहे चुनाव आयोग को भंग करके विधानसभा आगे भेज सकते हैं और चुनाव हो जाएंगे, तो कोई शक नहीं, इनमें विपक्ष रोक नहीं सकता, ना कोई व्यक्ति रोक सकता, ना विपक्ष रोक सकता। ये इनकी इच्छा के हाथ में, मुख्यमंत्री जी के हाथ में, इनके कैबिनेट के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। बाकी जहां तक तैयारी की बात है, हम बिल्कुल तैयार हैं। एक सब्स्टिट्यूट मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कोई टक्कर देगा तो बनी हुई नई पार्टी जननायक जनता पार्टी को टक्कर देगी। मैं कैसे बताऊंगा टक्कर देगी? कांग्रेस के मेरे बड़े भाई खजान सिंह बोल रहे थे, बहुत बड़े नेता लेके आए थे, इसमें कोई आज चौधरी रणदीप सुरजेवाला ने 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों पर मैं ध्यान देना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, मैं वापस कैथल जा रहा हूं, मैं कैथल से अगला चुनाव लड़ूंगा। तो पहले जो आदमी वोट मांग रहा था जींद में, ये कह रहा था मैं जींद का प्रतिनिधित्व करूंगा और यहीं बस जाऊंगा मैं आने वाले समय में। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी, कांग्रेस में कुछ ऐसे हैं जो उसी पेड़ पर बैठे थे और उसी को काट रहे थे। यह स्टेटमेंट दोनों ने किया।
ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए एक तीसरी बात और मैं बताना चाहूंगा, हमारा तो 50 दिन पुराना संगठन है, चुनाव से पहले हम संगठन तैयार, बहुत जल्दी आपके सामने सब पदाधिकारी हो जाएंगे। कांग्रेस आज तक अपना संगठन नहीं दे पाई है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करना चाहूंगा, मेरे मित्र बैठे हैं, भाई हैं मेरे, साथी भी रहे हैं, हमने बड़ा साथ काम किया है। जो पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाई, 6 बार अगर जोड़ दें उस टोटल वोट को तो भी जमानत नहीं बचती, वो आज संगठन की बात करते, उतने अच्छे नहीं लगते, जनता के बीच में जाते और जनता को विश्वास नहीं दिला पाए। मुख्य विपक्षी दल है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है मुख्य विपक्षी दल। एक और नई पार्टी बनी थी, वो आए नहीं, तो पीछे से बात करना उतना अच्छा नहीं है, उनकी भी जमानत नहीं बची, जिन्होंने भाईचारा तोड़ने का काम किया था। तो सीधा सीधा मुकाबला जननायक जनता पार्टी और सरकार का होगा, आप देख लेना। और चुनाव के लिए अच्छा ठीक है दलबीर जी, एक सवाल और है मेरा कि आप इस चुनाव में तो खैर सेकंड नंबर पर रहे, जीत नहीं पाए, हार गए, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि इस हार में भी आपकी जीत छुपी है। वो जीत इसलिए क्योंकि जो पहला आपका फाइट थी आईएनएलडी के साथ, वो तो कम से कम आपने जीत लिया है। सर आईएनएलडी के साथ हमारी कोई फाइट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजकुमार सैनी जी की पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, चारों दल हमारे सामने एक समान थे। बिल्कुल हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम ये मान रहे हैं हमारे सामने चारों हमारे विरोधी दल थे, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम इन सबको विपक्ष समझ के चुनाव लड़ेंगे। और मैं फिर कहता हूं, सब्स्टिट्यूट हमने दे दिया है, सरकार को टक्कर अगर कोई देगा तो जननायक जनता पार्टी देगी। ये जींद के चुनाव हमारे संगठन ने दिखा दिया आने वाले समय। ठीक है, ये तो खैर नजर आ गया। ठीक है सुखबीर जी, मैं जरा रिएक्शन लेता हूं, लेकिन जरा पहले प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, ये आकलन यदि किया जाए, भारतीय जनता पार्टी यदि इस मूड में है कि इस वक्त अगर चुनाव करा लिए जाए, जो हाल का जीत का नजरिया जो उनके सामने आया है, तो ऐसे में कितना बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा? हालांकि जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी जल्दबाजी में जो चुनाव कराया गया, वो उस वक्त जो माहौल उनको नजर आया था, शायद चुनाव जब नतीजे आए थे वो बहुत तरीके से बदल गया था। यदि ऐसी जल्दबाजी इस वक्त ये करते हैं तो क्या कुछ फायदा है या कुछ पहले जैसी गलती करने जा रहे हैं? शुभेंदु, पहले तो मुख्यमंत्री की जिस तरह की स्टेटमेंट्स 2-3-4 आई हैं लगातार, उनसे तो ये नहीं लगता कि प्रदेश सरकार इस मूड में है कि वो लोकसभा के साथ चुनाव कराएं। लेकिन अगर केंद्र ने, जिस तरह से केंद्र की सरकार पहले भी कहती रही है कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो उनको मौका है कि कई स्टेट ऐसी हैं जिन पे थोड़ा समय बचा है, वो साथ करा भी सकते हैं। जैसे एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि हरियाणा को, अगर हरियाणा में भी चुनाव करा दिए जाएं, माहौल भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बाई के इलेक्शन अभी भी जीते हैं, पिछले 5 निगम के चुनाव भी अभी भी जीते हैं, माहौल भी है उनके प्रतिकूल जैसा वो चाह रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति में अगर केंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जींद के परिणाम के तुरंत बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या अब रास्ता साफ हो गया विधानसभा चुनाव का, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे, लेकिन अगर केंद्र की डायरेक्शन आई तो देखा जाएगा। ये स्टेटमेंट थी उनकी, मैंने आपके चैनल पर भी सुनी। तो इससे साफ है, बार बार जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो जैसे हमारे पास डायरेक्शन आएगी केंद्र की, यानी कि जंगल में शेर आया, शेर क्या करेगा, तो फिर शेर ही करेगा, उसने आदमी ने क्या करना है। अगर केंद्र की डायरेक्शन आई तो मुख्यमंत्री कर भी कह सकते हैं। लेकिन पहले जो 5 राज्यों के जो नतीजे आए थे उसके बाद कुछ ना कुछ तो हिचकिचाहट रही होगी राज्यों की सरकारों के मन में। लेकिन अब जींद उपचुनाव जो हुआ उसके बाद अब मनोहर लाल तो कम से कम ये कहेंगे पार्टी आलाकमान के सामने कि चलिए जी, हमने तो जींद के अंदर, आपके हरियाणा की स्थिति तो बिल्कुल साफ है। नहीं, देखिए, अब देखिए राजस्थान का चुनाव हमारे साथ लगता हुआ हरियाणा के है, और जिस तरह से राजस्थान के चुनाव में बीजेपी ने मात खाई, तो खाली एक जींद के चुनाव को लेकर उसे ढका नहीं जा सकता, उससे कोई ऐसा कहा नहीं जा सकता कि जींद के चुनाव से ही माहौल बदल गया हो। अभी राजस्थान की हार उनके दिमाग में होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक जींद के 22 पोल से आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आप बिल्कुल आपके लिए मैदान साफ है। तो ये ठीक है, होता है कि जब प्रेजेंट सरकार बाई इलेक्शन हमेशा बाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी जीतती है, और जनता भी चाहती है कि बाकी बचे हुए कुछ समय में अगर विकास हो जाए, जनता भी ये मानती है कि अगर कुछ समय के लिए विकास हो जाए और सरकार के पक्ष में हम रहें तो क्या दिक्कत है अगर काम होते हैं तो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तो बात हमने की है, लेकिन अब जो तीसरा दल जो है जननायक जनता पार्टी, इस चुनाव के अंदर, जैसा कि मैंने दलबीर जी से भी सवाल किया कि इस हार में भी उनकी जीत छुपी है,
आईएनएलडी को जो नुकसान पहुंचा है इस चुनाव से, आने वाले चुनाव के अंदर क्या ये और ज्यादा क्षति पहुंचाएगा आईएनएलडी को और जेजेपी को मजबूत कर देगा? देखिए मैं आपको बताऊं शुभेंदु, जींद का अकेला चुनाव, क्योंकि जींद में आईएनएलडी के विधायक 2 बार रहे हैं, जींद पर आईएनएलडी की बहुत पुरानी पकड़ है, ये दर्शाता है। क्योंकि 2 बार एमएलए आप 2 बार कांग्रेस की सरकार में आप एमएलए बना रहे हैं, तो निस्संदेह ये आपकी पकड़ है। और उस पकड़ में अचानक इस पकड़ को इतना खो देना, ये इशारा जरूर करता है कि जेजेपी बहुत इसके दूसरी चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये कह देना कि एक जींद के इलेक्शन से आईएनएलडी खत्म हो जाएगी, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप परिप्रेक्ष्य, जब हम बार बार ये कहते हैं कि बाई इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा, तो ये भी कह सकते हैं कि सरकार बीजेपी की है, आईएनएलडी के लिए बहुत उपयुक्त माहौल नहीं था। लेकिन 5वें नंबर पर चले जाना, ये बहुत ही बात है। जो आईएनएलडी के लोग, जो आईएनएलडी के नेता ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जेजेपी के बनने से या घर में फूट होने से या पार्टी में फूट होने से उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा है, आज वो कम से कम उनके जहन में और लोगों के सामने ये आ गया कि हाँ वाकई उन बच्चों ने डेंट डाल दिया है पार्टी में, और बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है। ये जिनके परिणाम ने, ये परिणामों ने तो बहुत कुछ साफ कर दिया। खैर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का जरूर वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पर जरा ये इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब कांग्रेस के अंदर अलग अलग धड़े हैं और आईएनएलडी का बंटवारा जो हुआ उसके बाद से जो नुकसान हुआ है, जाहिर तौर पर क्या ऐसे में ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माकूल वक्त है जब इस वक्त चुनाव करवा लिए जाए? लेकिन अगर पूरे देश का परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो तमाम राज्यों की और परिस्थितियों को भी देखा जाना है। लेकिन ब्रेक, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जरूर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा नजर इस बात को लेकर भी है कि जनता का मूड कहता क्या है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जरा सुखबीर जी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। सुखबीर जी बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। सुखबीर जी, जैसा कि जननायक जनता पार्टी के धनखड़ साहब ने जो बात रखी इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में, तो मैं तो एक बात तो ये कहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, किश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। इन लोगों के हाथ में, माननीय आज सांसद दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में, आपको लग रहा है कि गलत डिसीजन था आपका? लेट मी कंक्लूड, ठीक है प्लीज। सांसद श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में, पूरे प्रदेश की युवा इकाई उनके हाथ में थी, पूरी की पूरी छात्र इकाई श्रीमान दिग्विजय सिंह के हाथ में थी, पूरा का पूरा मीडिया प्रबंधन दुष्यंत जी देखते थे। ठीक है। और हम सोच नहीं सकते थे कि ये इस तरह की भी संगठन के साथ दगाबाजी कर सकते हैं। जिस प्रकार से माननीय सांसद दुष्यंत जी ने, दिग्विजय जी ने राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करी, वो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल अब कमजोर हो गई क्या, ये मान लिया जाए? नहीं, मैं आपके साथ, मैं आपसे साथ के साथ सवाल करता जा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि संगठन इनके पास था, तो संगठन तो जा चुका है, संगठन तो जननायक जनता पार्टी के पास जा चुका है, तो अब इनेलो में कुछ नहीं बचा क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, वही पूछ रहा हूं, मैं साथ के साथ आपसे सवाल करता चल रहा हूं। हम बहुत जल्दी इंडियन नेशनल लोकदल का जो युवा शाखा है, वो छात्र विंग और अपना जो मीडिया है, उसको बहुत जल्दी पुनर्गठित करके, और इस प्रदेश में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हटा सकता है तो हम हटा। इनका तो जो था वो बुलबुला था, हो लिया खत्म, इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। जननायक जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके बाद आज मैं बहुत बता रहा हूं, बहुत। और आईएनएलडी का नहीं, हमारा, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि जींद उपचुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारी संसाधनों का उपयोग किया, आप ये समझिए कि ये प्रदीप जी ने भी कहा कि 2 टर्म आपकी पार्टी का विधायक वहां पर रहा, और दूसरी और बात बता दूं आपको, वो गढ़ कहा जाता था, आईएनएलडी का गढ़ कहा जाता था। बता दूं मैं आपको
जैसे ही अनुशासनहीनता हुई उसके बाद बैक टू बैक सारे प्रोग्राम वहां हुए, दुष्यंत दिग्विजय जी, नैना जी लगातार लोगों के संपर्क में आपके कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया क्या? अब देख आपके कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया? चुनाव होंगे, आप धरातल भी तो देखो भाई, लगातार ये वहां 3 प्रोग्राम बैक टू बैक हुए हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहे, लोग संपर्क में यानी कि आप तो जनता के संपर्क में नहीं थे? नहीं, उस वक्त हम इस परिपेक्ष में नहीं थे। आप भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी भाई, हाई को इनकी ये अपने तैयारी कर रहे थे। हमें पहली बात तो ये है कि देखो जिस प्रकार का दगा इन्होंने किया, और उसके बाद भी जब इन्होंने अलग से पार्टी बना ली उसके बाद भी ये कहते हैं कि आपने दगा किया, आपने पार्टी से निकाल दिया। आम आदमी पार्टी के साथ मिलके इनको चौटाला साहब के सिर्फ आने का भी कितना खौफ था, ये आपने सबने देखा है किस प्रकार से उस बुजुर्ग को फरलो पे नहीं आने दिया गया। और उसके बाद चलो फरलो को तो छोड़ो, इतना डर, रात के अंधेरे में उनको हॉस्पिटल से निकाल के जेल भेज रहे हैं। ये वो आएंगे भी, सारे काम होंगे, आखिर उनके प्रकोप से बचेंगे कब तक? ठीक है, चलिए जरा जवाब लेते हैं। मैं क्या पूछूं आपसे, दलबीर जी दीजिए जवाब। सर समेंदु जी, पूरा देश प्रदेश जानता है एक बात को, जननायक जनता पार्टी क्यों बनी। जननायक जनता पार्टी इसलिए बनी, सांसद दुष्यंत चौटाला, उनके भाई, उनकी माता जी, 40 साल की तपस्या इंडियन नेशनल लोकदल में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की थी। आप सबको पता है, उनको जब पार्टी से निकाल दिया तो मेरी समझ में नहीं आता दगा किस तरह का। दगा होया तो उस परिवार के साथ होया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मिलकर इस पार्टी को सींचने का काम किया था। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी का डर है आपकी पार्टी को है, आपके नेताओं को है। देखो, ओम प्रकाश चौटाला हमारे आदरणीय हैं, बार बार हम इस बात को कहेंगे, परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अमित शाह और राहुल गांधी जी, ये हमारे विरोधी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम बार बार एक बात कहते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा दलबीर जी, मैं एक सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया था कि हम जींद का जो उपचुनाव है वो जीत कर दिखाएंगे, और ये जो है ओम प्रकाश चौटाला जी के चरणों में हम जीत को रखेंगे। हालांकि जीत तो नहीं हो पाई, लेकिन जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद कुछ संकेत वहां ओम प्रकाश चौटाला जी तक पहुंचाए गए। उनको भी पता है ये सभी चीजें, कब तक वापसी होगी, क्योंकि उनको लाने की बात भी कही जा रही थी कि अगर वो आते हैं तो हम मोस्ट वेलकम है उनका, और उनको लाएंगे, पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे। तो क्या ऐसी चर्चाएं? ओम प्रकाश चौटाला जी, शुभेंदु जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि मैं गद्दारों का और देशद्रोहियों का समर्थन कभी नहीं करूंगा। इसके बाद रह क्या जाता है? देशद्रोही गद्दार वो हैं जिन्होंने साजिश के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अंदर कराया, और दूसरे गद्दार वो हैं जिन्होंने डॉक्टर अजय सिंह परिवार को पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता। कौन थे? सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो भी चला रहे आज पार्टी, सारे निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पता नहीं क्यों बोल रहे हैं चौटाला साहब के निर्देश हुए, इन्होंने सारी तरह के आरोप लगाए कि फर्जी है, ये गलत है, वो गलत है, टाइम टू टाइम। चलिए खैर, ठीक है, जरा किसी बात का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता सारा सुन रही है। जब वो मेरे पर आरोप लगा रहे, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता। जब मैं बोलने लगता हूं, बीच में बोलने लग जाते हैं। तो प्रदेश की जनता को सब पता है, वो जींद की जनता ने दिखा दिया किसके साथ धोखा किया, किसने किया। ये प्रदेश की जनता ने। चलिए ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, वोट देके मैं 6 बार पूरा कर लो, वोटों को 6 बार पूरा कर लो, जमानत नहीं बच रही। एक पार्टी की 600 कुछ वोटों से जमानत बची है। एक और नई पार्टी बनी थी जो भाईचारे को बिगाड़ के एक पार्टी बनी थी, उनकी भी जमानत नहीं बची। अच्छा ठीक है, दलबीर जी, ये इस चुनाव के बाद, इस उपचुनाव के बाद क्या अब आईएनएलडी के कुछ और नेता आपके संपर्क में हैं जो आने के लिए तैयार हों, या फिर ऐसी चर्चाएं चल रही हो कि वो आपके साथ आएंगे? अब समेंदु जी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों की पार्टी है। इसीलिए ताऊ देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने वालों को जननायक जनता पार्टी में शामिल किया आपने। नाम बताऊं सर? नाम बताऊं? ये इनकी हालत है। हालत नहीं, नाम बताऊं क्या? ये सामंतवादी लोग हैं। आप जाहिर कर दीजिए। कृपाराम पूनिया अपने सरकार गिराने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल की सरकार गिराने की कोशिश करी। अरे छोड़ दीजिए आप बातों को, चौधरी देवीलाल आप छोड़ दीजिए बातों को। इलेक्शन हरा के या हारने के बाद भी चाय पियाते थे। चौधरी देवीलाल का भी दिल बहुत बड़ा था। समेंदु जी, पूरी दुनिया जानती, हिंदुस्तान जानता है। जिन लोगों ने समाज का किसी से बुरा नहीं मानना उस व्यक्ति ने। चलिए खैर, ठीक है, हमारी वही पार्टी। ठीक है, मैंने इसीलिए ठीक है,
कृपाराम पूनिया जी आए, गौतम जी आए। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है दलबीर जी, ठीक है। मैंने इसीलिए शुरुआत में पूछा था, मैंने एक बार चुप रह के दिखाएं, हिम्मत हो एक बार चुप रह के दिखाएं ना। चलिए ठीक है सुखबीर जी, ठीक है जरा ठीक है दलबीर जी, ठीक है दलबीर जी, हो गया। मैं जरा खजान सिंह जी के पास भी चलता हूं। ठीक है खजान, ठीक है सर, ठीक है दलबीर जी। मैं तो इसलिए शुरुआत में पूछ लिया था कि इस हार में भी क्या जीत छुपी है, मैं इसलिए उसी असेसमेंट को देखना या आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन आप शायद उस वक्त नहीं कह पाए थे। ठीक है खजान सिंह जी, संगठन में बदलाव कब? देखिए हमारी ये था कि जींद उपचुनाव के बाद कुछ संगठन में बदलाव होने जा रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे थे, क्या होगा कुछ बदलाव और कौन? बदलाव की बात भी बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले ही बताना चाहूंगा कि जो ये भाई लड़ रहे हैं दोनों एक ही परिवार के सदस्य। नहीं कोई एक परिवार नहीं है खजान सिंह जी, प्लीज लेट मी से जो ओम प्रकाश चौटाला की विरासत लड़ रही है, वो बीजेपी ने जो सांग कराया, बीजेपी ने जो धोखा कराया, बीजेपी ने जो मतलब जो असली गद्दारी करी है वो बीजेपी ने लड़ाया इनको। इनके कैंडिडेट को ले गए, कृष्ण मिड्ढा इनके जो 10 साल से एमएलए था उसका बेटा है, वो इन्होंने उसको पाला पोसा, वहां उसको बढ़ाया और उसको बैलेंस बीजेपी उसको ले गई पहले तो पटाखे, और फिर इनको लड़ा दिया आपस में। और ये हार हुई है तो लोकदल की हुई है या जेजेपी की हुई है, क्योंकि सीट इनकी थी। सीट दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और भाई अपने तंवर साहब की पार्टी की सीट थी। 10 साल को छोड़कर कांग्रेस, अगर आईएनएलडी का ये इतना लंबा जो समय रहा, उसके बाद यदि कोई और दूसरा समय था वो कांग्रेस पार्टी का था खजान सिंह जी, ये नुकसान आपके लिए भी बहुत बड़ा था। सिटिंग एमएलए जो दूसरी सीट पर आकर लड़ता है और राष्ट्रीय स्तर का नेता जो एक उपचुनाव के अंदर हार जाता है। मैं एक मिनट, ठीक है आप जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, बात पूरी नहीं, आपने अपनी बातों से ठीक है, देखिए वो लोकदल का था, लोकदल का एमएलए 10 साल से था, लोकदल के एमएलए के लड़के को आपने बीजेपी में शामिल कराया, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया, उनके सिर पर बैठाया और इनको लड़ा दिया। आपने क्या किया? और सीट इनकी ये खुद रणजीत सिंह सुरजेवाला को कैंटर से उठा के लिया है, 1 नंबर से 2 नंबर पर। चलिए ठीक है, आपने सारे जवाब तो दे दिए, लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि संगठन में बदलाव कब खजान सिंह जी? मैं बताऊंगा, हमारी पार्टी हाईकमान और हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे के पूरे एकजुट हैं, नेता सब एकजुट हैं। जब वो इस चुनाव में नजर आया, चुनाव में आपको दिखाई दिया होगा, और चुनाव में अब भी आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होगा 70-90 में से 70 से 80 सीटें हम जीतेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जी क्या कह रहे हैं? फिर हम बैठेंगे तो बता देंगे। देखिए मैं बता दूं, आपकी पार्टी वो हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, उसके चक्कर में आप मत पड़ो, अपनी पार्टी के देखो, अपनी पार्टी के राजकुमार सैनी को तो आप देख लो, संभाल लो, आपके सामने खुला, अलग पार्टी खुला आपके सामने, खुला आपके सामने पार्टी बना ली है। आप तो, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब निकाला नहीं, एकजुट है आपकी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, पूरी एकजुट होने के बाद कांग्रेस पार्टी किसी बूथ पे नहीं जीती है, आप कांग्रेस जीत का हर बूथ हारी है। चलिए जरा रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बूथ पे नहीं जीत गया, अंधा हो जाता ना, पावर ड्रंक हुआ, पावर ड्रंक होगा जिस तरीके से। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जब चुनाव होगा, जैसे ही आप चुनाव घोषणा कराइए हम स्वागत करेंगे, और मैं चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं जल्दी चुनाव करवाएं हरियाणा में, ताकि आपको पता लगे आपने कैसे बेड़ा कर हरियाणा का। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है खजान सिंह जी, एक सवाल है कि संगठन आपके पास है नहीं, यदि आप नए सिरे से नया संगठन तैयार करते हैं और यदि हाल फिलहाल में चुनाव हो जाते हैं तो क्या वो आपके लिए और नुकसानदायक साबित नहीं होगा क्या? वेंदु जी, हमारे पास बूथ लेवल पर बूथ कमेटियां हैं, कुछ नहीं है, सर कहां है? जींद उपचुनाव के अंदर आपने देखा ना, आपका इतना बड़ा नेता और यदि बूथ स्तर पर यदि होता कार्यकर्ता। एक मिनट प्रवीण जी, ठीक है, हमारी सारी टीम वहां लगी हुई थी, सारे नेता लगे हुए, इतनी पूरे टीम वर्क के साथ होने के बाद आपने रैंकिंग देखी ना, कितने पीछे हैं आप? शुभेंदु जी 8,000 से 22,000 पे गए हम, लेकिन वो भी इन्होंने मशीनों की बेईमानी कर दी, इन्होंने बेईमानी करके जिस तरीके से पहले 14 थी, जिस तरीके से मशीनों की दुरुपयोग। चलिए ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि मशीनरी का गलत उपयोग कर दिया। ठीक है, जरा दलबीर जी रिएक्शन। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। ठीक है खजान सिंह जी, ठीक है, जरा बहुत कम समय, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है प्रवीण जी, मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। दलबीर जी आता हूं मैं, मशीनरी का बार बार ये सवाल उठ रहा है कि दुरुपयोग आपने कर दिया, चाहे कितने भी राजनीतिक दलों सभी की तरफ से बार बार ये आरोप लग रहा है कि सरकार ने अपनी जो मशीनरी है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ईवीएम में खैर नंबरिंग को लेकर तो गड़बड़ी सामने भी आई थी। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, यहाँ सामने भी जो इनेलो के और जजपा के
ये जो दोनों मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हुए, इनकी जो पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, अब विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं इनका संगठन अभी, जैसे मेरे साथी भाई अभी आप मशीन पे सुन लीजिए, इनके पास ना तो संगठन है ना प्रशासन रहा है। सुनिए, आपके हिसाब से जवाब थोड़ी ना दिया जाएगा। अरे जो पूछा कांग्रेस का हरियाणा में कोई संगठन नहीं है। ये सब अपनी कमजोरियों की विफलताओं को छुपाने के लिए हमेशा ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 2009 के अंदर, 2004 में, 2009 में हर बार आपने ईवीएम पे इलेक्शन कराया, जब आपकी केंद्र में सरकार आई, जब आपने ईवीएम के ऊपर प्रश्न नहीं लगाया। 2004 में, 2009 में आपने हर बार आपने लोकसभा के इलेक्शन ईवीएम के ऊपर हुए, हरियाणा ईवीएम के ऊपर हुए, जब आपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन। ठीक है प्रवीण जी, हो गया, ठीक है। दलबीर जी, ठीक है खजान सिंह जी, आपका सफाया होगा, श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए हमारी शुभकामनाएं भी सर आपके साथ है। ठीक है, हो गया प्रवीण जी, हो गया, ठीक है, ठीक है। बताना चाहूंगा, आप जरा चुनाव मैदान में आइए, जहाँ आपको पता लगेगा अगर जनता आपके लिए क्या ठीक है। खजान सिंह जी, ठीक है, खजान सिंह जी हो गया सर, प्लीज। ठीक है प्रवीण जी। खजान सिंह जी हमारे सबसे सीनियर है, इन्होंने तो कम से कम मर्यादा रखनी चाहिए। बीजेपी वाले मेरे मित्र नहीं रख रहे, और बीच में ना बोले जाए तो अच्छे। चौधरी खजान सिंह ने दो बातें रखी जी। हाँ बिल्कुल, संगठन की बातें ये मैं वायदा करके जा रहा हूं, कांग्रेस से पहले संगठन हमारा गठित होगा, नंबर 1। एक बात बहुत अच्छी कही खजान सिंह जी ने, अगर ये सीट 2 बार इनने लो की थी, बिल्कुल ठीक थी खजान सिंह जी। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री हरिचंद्र मिड्ढा जी जो इस दुनिया में नहीं है, 31,800 वोट लेके जीते थे। हमने 37,686 वोट लेने का काम किया है। हमने संगठन को आगे बढ़ाया, पीछे नहीं किया। जिस तरह से आप बढ़ाई कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाले की, जो 14,000 से 22,000 पा गए, आप अपनी तो बढ़ाई करके, कृपया करके अपोजिट की भी कभी बढ़ाई करो, अपोजिट की बढ़ाई करनी सीखो। असली संगठन ये है जेजेपी, जिन्होंने 6,000 वोट बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। तो संगठन को आगे बढ़ाने का किया। और जहां तक संगठन की बात है, आप तो 4.25 साल में संगठन नहीं बना पाई कांग्रेस, इतना बड़ा राष्ट्रीय दल होते हुए भी। हम आपको वायदा कर रहे हैं, आने वाले चुनाव से पहले हमारे बूथ लेवल की सब कमेटियां बन जाएंगी, आपसे वायदा है। ठीक है, प्रदीप जी से जरा फाइनल कमेंट लेते हैं। प्रदीप जी, एक चीज तो है कि सभी राजनीतिक दल, यदि जल्दबाजी में अभी हाल में यदि चुनाव होता है, तो कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन नहीं, जेजेपी की तरफ से क्योंकि अभी तक कोई अपना संगठन तैयार नहीं किया गया, वो भी कह रहे हैं कि उनसे पहले कम से कम संगठन तैयार कर लेंगे। आईएनएलडी कह रही है कि हमारे पास तो युवा इकाई नहीं है और दूसरे हमारे संगठन अभी तैयार नहीं है, उनके लिए अभी सब रिकवर करना होगा। बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास संगठन है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है, सरकार उनकी है। तो ये अगर पूरा असेसमेंट किया जाए तो हाल फिलहाल में यदि चुनाव होते हैं तो किसको फायदा? देखिए शुभेंदु, इस तरह भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती कि किसको फायदा हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी बीजेपी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, का एक फायदा हो उसको। और जिस तरह के पिछले चुनाव आए हैं, चाहे बाई इलेक्शन का हो या निगम का हो, वो ड्राइविंग सीट पर जरूर है। सभी अपना मुकाबला बीजेपी से मान रहे हैं, क्योंकि सरकार में है, इसमें कोई सत्ता पक्ष है, सभी का मुकाबला बीजेपी से है। और जब सारे दल एक पार्टी से अपना मुकाबला मानने लग जाएं, सभी सरकार को और सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकने की बात करें, तो फिर निस्संदेह वो ड्राइविंग सीट पर होती है। और ये सारे मानते हैं, क्योंकि किसी भी दल ने, अब देखिए जब भी हम जेजेपी की बात करते हैं तो आईएलडी और जेजेपी अपने उसमें मुकाबले में आपस की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, बोले चिंता ना करो जी, संगठन भी हो जाएगा, हमारे सारे, वो सबसे पहले कहते हैं देख लेना हमारे सारे नेता एक मंच पर होंगे, यानी कि वो बता देते हैं अंदर खाने कि पहली चुनौती उनकी ये है कि सबको एक मंच पे लाना है। तो ये सबकी अपने अपनी परेशानियां हैं। ऐसा नहीं बीजेपी के में नहीं है, बीजेपी में भी बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री की दौड़ में है, वहां भी है, लेकिन फिलहाल वो ड्राइविंग सीट पर है। ठीक है, और सभी नेता अपनी लड़ाई बीजेपी से मान रहे हैं। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का अपना समय देने के लिए। लेकिन इस चर्चा के दौरान कम से कम बहुत सारी चीज सामने आई, और कल की जो कोर कमेटी की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी बेहद खास है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 फरवरी को विधानसभा भंग कर दी जाती है, और यदि ऐसा होता है एक साथ, यदि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर प्रदेश की सियासत पर भी होगा। और कल की जो बैठक है वो बेहद खास रहने वाली है, और उसके बाद यह तय होगा कि आगे आने वाला समय प्रदेश की राजनीति में कैसा रहने वाला है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।